नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ की गई बैठक में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। आपको बता दें कि उस बैठक में 19 विपक्षी दल शामिल हुए थे। अब देखना यह होगा कि अभी तो विपक्ष की एकजुटता नजर आ रही है, लेकिन क्या ये जनता के मुद्दे उठा पाएंगे? प्रश्न ये भी है कि ये एकजुटता कब तक कायम रहेगी। देखना ये भी होगा कि मोदी शासन में जो सत्तापक्ष से गलती हुई है, क्या विपक्ष उसे उजागर कर पाएगा। तो यही हमारा आज का चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से अशोक पंजाबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और योगेश चुटगर जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखिए मैडम, जो हालात इस समय पूरे भारत राष्ट्र में है और जिस तरह से सत्ताधारी पक्ष ने और खासकर प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत को अपनी पीढ़ी समझा है, पूरे देश को अपनी व्यक्तिगत मिलकर समझकर और इस तरह से शासन चला रहे हैं जिससे लोकतंत्र के तमाम मूल्य चीराचीर हो चुके हैं। ऐसे हालत के अंदर किसी भी राजनीतिक दल का ये प्राथमिक कर्तव्य होता था और होता है कि जनता के पक्ष में खड़े रहे और राष्ट्र के पक्ष में खड़े रहें। आंतरिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से भारत भयंकर खतरे के दौर से गुजर रहा है। अभी एक दिन पहले ही और आज के दिन ही हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने जो है वो पूरी लिस्ट तैयार करने की कोशिश की है कि कौन कौन सी और पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी साहसों को बेचने का काम करना है। तो एक के बाद एक तमाम जो पिछले 60-70 साल से देश ने जो है अपनी बुनियादी तौर पे अपनी कुर्बानी त्याग देकर पसीने से जो खड़ी की थी बड़ी बड़ी संस्थाएं, और जिसके चलते देश का अर्थतंत्र भी मजबूत था और देश हर तरीके से मजबूत था, आज उसकी नींव को ढाया जा रहा है, उसकी बुनियाद को खत्म किया जा रहा है। और वो काम बड़ी सर उठाकर, निर्लजता से नहीं लेकिन ऐसा गर्व के साथ में काम जो है किया जा रहा है। और देश जब कमजोर हो रहा है तभी इस तमाम राजनीतिक दलों को एक करने की सबसे बड़ी जवाबदारी अगर किसी के कंधे पर आती है तो निश्चित रूप से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कंधे पर थी। और इसे निभाना, इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐतिहासिक उत्तरदायित्व भी बनता है। क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि करीबन 1885 में जन्मी कांग्रेस, जिसने आजादी की आंदोलन की लड़ाई लड़ी और देश के संविधान और बंधारण को मूल रूप से देश के सामने प्रस्तुत किया। और इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में ये देश के लोकतंत्र को उन्होंने मजबूत किया। और कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री देश की एकता के लिए शहीद भी हुए। उस कांग्रेस की प्राथमिक जवाबदारी बनती थी। और उसी बात को ध्यान में रखकर आप और हम जानते हैं कि पेगासस जासूसी के मसले को लेकर लोकसभा राज्यसभा में बार बार कांग्रेस और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों ने मिलकर एक साथ एकजुट होकर सरकार से बार बार ये मांग की कि आप इस बात का जवाब दीजिए कि पेगासस में आप कहां हैं, ये जासूसी संस्था के पीछे आप हैं या नहीं हैं। और इसके साथ साथ किसानों के 3 कानून को रद्द करने की बात की गई, लेकिन सत्ताधारी दल ने एक भी नहीं सुनी। इसके चलते तमाम विरोध पक्षों की एकजुटता खुद इन्होंने बनाई है। और मैं तो ये कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूं और उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं कि आज पूरे देश में अगर ये राजनीतिक दल एक आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो उसकी बुनियाद में खुद ये प्रधानमंत्री हैं। उनकी रीति नीति है, उनका क्रियाकलाप है, उनकी सोच है, उनकी पद्धति है, जिसके चलते एक के बाद एक उनके साथी भी उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जनता का एक के बाद एक हिस्सा जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, बड़ी खराब हालत में पहुंच रहा है। इसलिए सोनिया जी ने जो तमाम विरोध पक्षों को इकट्ठा किया और बुलाया कि भाई आप सब आइए, मिलकर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। राष्ट्र को बचाने का सवाल खड़ा हो गया है। सत्ता दूर रही, सत्ता तो आज है कल नहीं है, सत्ता कभी किसी की वफादार नहीं रही है, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन राष्ट्र रहता है, देश रहता है, देश महान है, राष्ट्र महान है। राजनीति तो उसका एक छोटा सा पहलू है। और जब ये बात है तब खुद सोनिया जी ने कहा कि 2024 का इलेक्शन हम लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे। और वो मिलके लड़ेंगे इस दल को हराने के लिए। मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, ये देश की विचारधारा को बचाना है जो हजारों सालों से चली आ रही है। एक ऐसी दिशा के ऊपर देश को ले जाने की कोशिश हो रही है, अगर वो अमल में आ गया तो मैं नहीं समझता हमारे देश का क्या होगा। इसलिए ये जो एकता है, ये विचारों की एकता है, सत्ता प्राप्ति की एकता नहीं है। ये जो एकता है देश को बचाने की एकता है।
और देश को बचाने का जब सवाल आता है तो हर राजनीतिक दल और हर भारतीय व्यक्ति अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। आज मैं कहना चाहता हूं कि देश का हर राजनीतिक दल, हर इंसान जो आज भारत में रह रहा है, हर देश का आदमी जो है वो राष्ट्रभक्त है। कांग्रेस भी राष्ट्रभक्त है, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रभक्त है, हर पार्टी राष्ट्रभक्त है। लेकिन जिस रीति नीति से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार चल रहा है, खास करके मुझे कहना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी दोनों ने मिलकर एक के बाद एक जो साधनों को बेचना शुरू किया है, खानगीकरण करने की बात हो रही है, खुलेआम कहा जा रहा है हम ये बेचेंगे, बेचा भी जा रहा है एक के बाद एक। और दूसरी तरफ बेरोजगारी को रोकने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जासूसी हो रही है, हमारी सीमाओं के ऊपर चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। तो देश आज खतरे से जब जा रहा है तब ये एकता, विपक्षी एकता ये रहेगी और मजबूती के साथ एक बनकर जो आगे बढ़ेगी। और सोनिया जी ने खुद कहा है कि इसका नेतृत्व कौन करेगा, ये हम तय नहीं करेंगे, जनता तय करेगी। प्रजा हमारी नेता है, हम उसके साथ में। जी बिल्कुल। भाजपा की ओर से शैलेश परमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका के न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे, विपक्ष अभी एकजुट हो गया है, बात हो जनता के मुद्दे, महंगाई की बात हो या तो फिर डामाडोल अर्थतंत्र की बात हो निजीकरण की, क्या कहना चाहेंगे? ये नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के विरुद्ध पहले से विपक्ष एक है। इलेक्शन में भी विपक्ष एक हो गया था, फिर भी नरेंद्र भाई का जो शासन था, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 1, उनका जो शासन था, उनकी जो शासन करने की जो थी, उनके लिए सब लोग एकजुट होके नरेंद्र मोदी का विरोध करना ये सही तरह से विरोध कर रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नरेंद्र भाई का विरोध मत करो। ये जो जनता है, जनता क्या कर रही है? जनता ने गुजरात में एक भी सीट सांसद की कांग्रेस को नहीं दी है, किसी और को भी नहीं दी। ये जनता ही दिखाई देती है, जनता ही बोलती है कि हमें तो नरेंद्र भाई मोदी का शासन चाहिए, ये नरेंद्र भाई मोदी का शासन चाहिए। इसीलिए जनता हमारे साथ है और जनता इसीलिए हमारे साथ है कि नरेंद्र भाई मोदी ने विकास का काम किया है। नरेंद्र भाई मोदी ने विकास करने की जो एकजुट होकर सामने आते हैं। मगर ये जो कोरोना था तब भी सभी लोग एकजुट होकर सामने आए थे और कोरोना में मदद करने की बजाय नरेंद्र मोदी का विरोध करना, यही बात उन्होंने की थी, वो भी सब लोग जानते हैं। जी, आप प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर तो मुद्दे काफी है, क्या लगता है अगर विपक्ष सही में एकजुट होकर प्रयास करेगा तो क्या हमें परिणाम देखने को मिल सकता है? देखो, यदि विपक्ष एकजुट होकर के प्रयास करता है तो प्रजा अभी परेशान है। लेकिन प्रजा ये चाहती है कि भाई हमें कुछ न कुछ बदलाव लाना है शासक पक्ष में। लेकिन इनकी विचारधारा अलग अलग होने से थोड़ा किस तरह से इनकी रणनीति तय होती है, स्टार्टअप लेवल है। इससे पहले अभी ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, उसमें आम आदमी पार्टी नहीं आई, बसपा नहीं आई, सपा नहीं आई। अभी फिर दूसरी मीटिंग जो फ्राइडे को हुई, उसमें भी ये 3 पार्टियां जो है उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो विपक्ष की जो भूमिका है वो तो अदा कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है सब विपक्ष मिले हैं, वो बात अच्छी है कि राष्ट्र का हित है उसमें मिले हैं। जैसे अभी अशोक भाई ने बताया कि सत्ता किसकी आती है वो तो अलग बात है, लेकिन अपनी विचारधारा जो है 19 पक्ष है, उनकी विचारधारा एक होनी चाहिए। बिन सांप्रदायिकता पहले प्रजा चाहेगी। अभी जो भी विकास के नाम पे सांप्रदायिक ताकतों को आगे रख करके, जातिवाद और कोमवाद को रख करके वो सत्ता पे आए, ये बात निश्चित है और प्रजा समझती है। महंगाई की बात है, वो प्रजा के लिए प्राथमिक तब वो है घोषणा कि कौन पक्ष हमारी महंगाई कम करने के लिए वचन देता है और कर पाएगा, दोनों चीज है। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तरफ कन्वर्ट होना, ये लोकशाही में कि इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, मोर देन 60% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। ऐसे संकट के समय में मिडिल क्लास और पुअर क्लास के जो पब्लिक सेक्टर का सब्जेक्ट है उसको खानगी क्षेत्र में ये लोग परिवर्तन कर रहे हैं, ये प्रजा को पसंद नहीं है। और इसका मतलब ये है कि देश पूरा मूढ़ीवाद की तरफ जा रहा है, कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। वो कब जाना चाहिए? जब 5% गरीब रहते हुए
और 95% अमीर हो गए हैं हमारे देश की जनता में, सब तो ठीक। ये बराबर है। जी लेकिन इस समय में यह जो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देना, उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और मिडल वर्ग और गरीब वर्ग है उसका आर्थिक शोषण होता है, विकास रुकता है। अपने बोलते हैं विकास बढ़ता है, लेकिन ओनली एक अमीरों का विकास होता है जी या बड़े उद्योगपतियों का विकास होता है, बाकी सब रह जाते हैं। तो यह एक देश में जो इकट्ठे हुए हैं, ये बात बराबर है कि महंगाई भी बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम जी ज्यादा है। तो शिक्षा जो नीति है जी अभी नवी ला रहे हैं, लेकिन इसके पहले कई जी बार एजुकेशन पे चर्चाएं हुई है। लेकिन गरीब बच्चे हैं वो शिक्षक से शिक्षण से आज भी वंचित है। आरटीई का अमल पूरे देश में नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। और वो कांग्रेस ही लाई थी राइट टू एजुकेशन, कि गरीब का बच्चा अमीर के साथ जी क्यों नहीं पढ़ सकता है, यह प्रश्न लेकर के आए थे और वो कानून भी बना। जी इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा है तो प्रजा नाराज, तो आरोग्य में भी जी प्रजा नाराज है। जी तो ये जो बदलाव आया है इसके लिए विपक्ष इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अकेला विरोध करने से मैं समझता हूँ हल नहीं निकलेगा। इनको कुछ कॉन्क्रीट बताना पड़ेगा कि हम ये काम करेंगे जी जी और उससे प्रजा को यह फायदा होगा। क्यों एक बार एक टाइम पे भाजपा भी विपक्ष में थी, जी तो उन्होंने भी प्रजा को कुछ बताया तभी प्रजा में परिवर्तन आया। तो इनकी एक विचारधारा के नहीं होते हुए भी एक विचारधारा से नेतृत्व को आगे रख करके आएंगे, तो इनको कुछ न कुछ प्रजा के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ न कुछ इनको बोलना पड़ेगा। और जैसे अभी शिवसेना इनके साथ है, जी मैं जी ऐसा मानता हूँ। तो शिवसेना एक सांप्रदायिक ताकत है। अशोक भाई से मैं बात करता हूँ कि ये जो है थोड़ी रणनीति आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी जी कि हमको बिन सांप्रदायिक ताकतों को इकट्ठा रखना है। ऐसा कुछ न कुछ आपको प्रजा को आश्वासन और वो देना पड़ेगा, तो ही प्रजा उसका विकल्प सही मिलेगा और परिणाम लक्ष्य मिलेगा, तो ही प्रजा का जोक बदलेगा। नहीं जी तो मोदी की साइकोलॉजी में इतने परफेक्ट है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, प्रजा को आकर्षित करने की शक्ति है उन्होंने। जैसे उन्होंने उस दिन चुड़कर साहब ने बताया था कि दो जादूगर है, तो ये जादूगर दो बताए गए जादूगर इन्होंने। आकर्षित करता ही है। जी अभी जादूगर देखो आकर्षित मेरा, कर लेता है सबको। जी नहीं वही बोलता, ऐसा कांग्रेस में कोई जादूगर है तो आप जी बताइए, नहीं नहीं, आप बने जादूगर तो झूठा जादूगर। होता है ना। नहीं वो मैं जादूगर समझ तो गया, झूठा होता है, लेकिन जादूगर गलत होता है। जादू पब्लिक है मतलब ना। क्या, लोगों को सत्य से अलग ले जाना। जी नहीं ऐसा कपड़े साथ देखो, जादू का मतलब क्या? देखो अभी ऐसा है जादूगर जादू, कि यानी जो हाथ चालाकी। हाँ, पब्लिक को जादूगर माइंड को मतलब डाइवर्ट करना, उसकी मानसिकता डाइवर्ट करना, समझ के सत्य से दूर ले जाना। डाइवर्ट। वो सत्य जी या असत्य वो सच बात अलग है, लेकिन प्रजा का जी मानसिकता बदल देना जी वो एक यानी हाँ, आवड़त है, सच्चाई से ऐसा दूर नई ले लहर जाना। आई थी वैसी कोई लहर फिर से लाने, मतलब कोई छवि खड़ी करनी पड़ेगी आगे, मतलब करनी आपको जी कोई एजेंडा मजबूत रखना पड़ेगा। पंजाबी साहब, आप सोनिया गांधी से या जिससे भी कहिए, जो भी विपक्ष के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें मैं बोलता हूँ आप यदि आम आदमी पार्टी भी नहीं आ रही है उसको भी नोटा दीजिए, ऐसा मेरा कहना है। जी पहले उन्होंने बताया कि उसको नोटा नहीं मिला इसलिए वो जी आए नहीं, लेकिन अभी वास्तविकता क्या है ये मालूम नहीं, आपको मालूम जी है। बिल्कुल। नहीं नहीं, वो मैं योगेश बताऊंगा जी आपको। जी ठीक है। जी बिल्कुल। योगेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? अभी 19 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए थे, शुक्रवार को एक बहुत ही अहम बैठक भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सपा दूर रही, बसपा दूर रही, आम आदमी पार्टी भी दूर रही। क्या लगता है कि क्या इसके पीछे की वजह कहीं जो आने वाले स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे खास करके उत्तर प्रदेश की हम बात करें, यानी कहीं ना कहीं नहीं उन्हें डर है कि कहीं हम अभी विपक्ष के साथ एकजुट होने गए तो दूसरी पार्टियां हमें शायद दबाने की कोशिश करेगी या यहाँ पर भी हमें जबरदस्ती गठबंधन में लाने की कोशिश करेगी, इसीलिए पहले उन्होंने सोचा है कि स्टेट इलेक्शन के हालत देख ले उसके बाद सोचेंगे। क्या लगता है? जलपा जी, आपने बताया कि 19 पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा हुई। जी मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा था, इसमें से 19 में से कितनी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी कौन सी? सिर्फ एक, कांग्रेस। 100 साल से पुरानी कांग्रेस अकेली भाजपा के सामने चुनाव नहीं लड़ सकती, ये उनकी कबूलात है। वो लोग अभी
2014-2019 के बाद वो लोग समझ गए कि हम तो ये मोदी का सामना नहीं कर सकते, अकेले तो नहीं कर सकते। इसीलिए ये सब गठबंधन करने का पहले भी प्रयास हुआ, अभी भी हो रहा है। कितना सक्सेसफुल होगा वो, इसलिए मुझे डाउट है कि बाकी की जो पार्टियां हैं उनका अपने स्टेट में थोड़ा भी प्रभुत्व है, उसका स्टेट में कुछ चलता है। जैसे कि डीएमके एडीएमके की बात करो तो उनका तमिलनाडु में चलेगा, और ममता जी की बात करो तो उसका बंगाल में चलेगा। बाकी कौन से स्टेट में ये पार्टी को कोई जानता है या उसके पास कोई ऐसे चेहरा है? तो ये जो गठबंधन है वो मेरे ख्याल से एक मिक्स जैसा हुआ। सिर्फ कांग्रेस ऐसी है कि जो सभी स्टेट में कुछ न कुछ उसका अस्तित्व है। हाँ, वो अभी इतना उसके पास जोर नहीं है। वो क्या कारण है वो तो अशोक भाई बताएंगे, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी को अभी ये कबूल करना पड़ता है कि हम अकेले भाजपा के साथ नहीं लड़ सकते। अच्छा, मैं थोड़ा पीछे के इतिहास में जाऊं तो ये बात पहले हुई थी कि कांग्रेस को बिन कांग्रेसी पार्टियां सब इकट्ठा हो गए। उस टाइम कांग्रेस के सिवा कोई इतनी बड़ी नेशनल पार्टी नहीं थी, भाजपा थी, लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं था। फिर भी इन लोगों ने इमरजेंसी के कारण, इंदिरा जी की जो इमरजेंसी की पॉलिसी थी उसको विरोध में जनता गवर्नमेंट बनाई, और वो सब पार्टियां इकट्ठा होके जनसंघ था वो भाजपा में कन्वर्ट हो गया, बाकी के पार्टी भी जनता पार्टी में हो गई। मोरारजी भाई देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया, अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन उसमें भी ये हुआ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। चौधरी चरण सिंह ने आके बोला कि भी नहीं, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और जनता पार्टी फिर टूट गई, उसकी गवर्नमेंट नहीं चली, और वो करिश्मा के देवी इंदिरा गांधी फिर से इमरजेंसी के बावजूद भी फिर से चुनाव जीत गई और प्राइम मिनिस्टर बन गई। ये एक हकीकत है। तो ये जो गठबंधन होता है वो एक विचारधारा का नहीं होता है, उसका सभी स्टेटों में उसका प्रभाव नहीं होता है। इसके कारण ये गठबंधन कितना सक्सेसफुल होगा, कितना असरकारक रहेगा, ये मेरे लिए डाउट है। जी अशोक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि 2024 तो चलो दूर है, उससे पहले कई स्टेट में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। क्या यहाँ पर भी एकजुटता दिखाई देगी? क्या यहाँ से कोई रोड मैप होकर गुजरेगा जो 2024 तक पहुंचे? क्योंकि ये स्टेट्स के जो इलेक्शन है वो भी काफी मायने रखते हैं। अगर कांग्रेस को 2024 में भाजपा को टक्कर देनी है तो उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सारे स्टेट में बीजेपी सत्ता पक्ष में ना आए। देखिए मैडम, मैंने जैसे आरंभ में आपके सामने कहा था कि विरोधी दलों की एकजुटता इस वक्त सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है, लेकिन भारत को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए है। और जिस विचारधारा का अमलीकरण इस समय दिल्ली से जो हो रहा है और इसके इशारे पर भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है, वो विचारधारा बुनियादी रूप से भारत के संविधान के विरुद्ध में है। आप देख सकते हैं कि वहां के आदरणीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई तो उनको अंतिम अभिवादन करने के लिए, अंतिम सलामी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं। तो कल्याण सिंह जी का पूरा शव जो है वो भारत के तिरंगे झंडे से ढका हुआ था। तो वो अपना भारतीय जनता पार्टी का ध्वज जो है वो भारत के तिरंगे झंडे के ऊपर लगा के तिरंगे झंडे को छुपा दिया और भारतीय जनता पार्टी का झंडा उन्होंने ऊपर रख दिया। ये किसने किया? अध्यक्ष ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। और इसके पहले भी एक बार इसी प्रकार की घटना घटी। तो राष्ट्रीय झंडे की अपमान करना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात। और मैं आपको इतना कह देना चाहता हूं कि जिस कोख में से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पेट में से भारतीय जनता पार्टी जन्मी है, वो आरएसएस जो है वो कभी भी अपने हेडक्वार्टर पे 15 अगस्त या 26 जनवरी को तिरंगा झंडा नहीं लहराते थे। पिछले कुछ सालों से उन्होंने शुरू किया है, वो तिरंगे की झंडा लहराते थे। और मुझे भी आज कोई वो चूक नहीं। आजादी के आंदोलन में और खास करके आंदोलन में संघ ने खुलेआम अंग्रेजों का साथ दिया था और महात्मा
गांधी का विरोध किया था और आज उनके हाथ में बदनसीबी से सत्ता है, उस विचारधारा के हाथ में सत्ता है। मैंने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी से हमारा कोई विरोध नहीं है, वो व्यक्ति आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन विचारधारा रहती है। कोई खा के नहीं आता है, जो तेरी बारी है कोई से बचेगा नहीं। लेकिन ये सवाल जो है वो विचारधारा का है, वो साथ साथ भारत की हर नींव को कमजोर कर, भारत के अंदर सबसे बड़ी नींवें हैं तीन, बिन सांप्रदायिक जोर की कमजोर समाजवादी विचार किया गया है, तो वो कमजोर करके पूरा देश कमजोर किया। ऐसी हालत के अंदर ये कांग्रेस की प्राथमिक होती है कि वो साथ में लेकर चलने की कोशिश करे। राज्यों में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। अब मैं सबसे पहले आपको कहूंगा उत्तर प्रदेश का सवाल है, यूपी का। तो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति ये है कि वहां हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं रखती है। वहां पर दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों की अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी शक्तियां है। तो वहां जो कुछ हो रहा है वो अपने ढंग से अपने तरीके से हो रहा है। लेकिन हमारा जो लक्ष्यांक है राज्यों के साथ साथ 24 का जो इलेक्शन है, जहां से भारत की सत्ता की गंगोत्री निकलती है, लोकसभा, वहां से जो है वहां पर इस विचारधारा को पराजित करना ये भारत राष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिए और लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए इस प्रक्रिया में मैं पूरा विश्वास आपको कहना चाहता हूं कि 2024 आते आते मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम सत्ता नहीं चाहते हैं। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कांग्रेस ने ये नहीं कहा ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का सवाल उठता ही नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश को बचाना है। अब देखिए ना, मुझे अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है, सीतारमण जी को कह दिया गया है कि आप लिस्ट तैयार करिए। पार्टी को हराना है, चलो सत्ता नहीं लेना है कांग्रेस का मकसद, विचारधारा कुछ तो रोड में करना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रेटेजी भी तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे विधानसभा चुनाव की बात कर ली उत्तर प्रदेश की, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी वहां पर मजबूती दिखानी होगी, वरना लोगों का भरोसा कैसे बैठेगा। नहीं, वो तो हो ही रहा है। देखिए इस समय छत्तीसगढ़ में, पंजाब में और हमारे यहाँ अपने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर कैसे तोड़फोड़ की सारा देश जानता है। और लगभग सभी राज्यों में, जैसे गुजरात ले लीजिए आप, हर राज्यों के अंदर बुनियादी तौर पे ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस काम कर रही है और हर पार्टियों का अपना अपने राज्य में जगह है। तो जैसे तमिलनाडु में डीएमके का अपना स्थान है, उसी तरीके नवीन पटनायक ने भी इशारा किया है उड़ीसा के अंदर कि वो भी जो है वो मोदी शासन से त्रस्त हो चुके हैं, जिस प्रकार से वो शासन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राव जो है तेलंगाना में, वो भी त्रस्त हो चुके हैं। इस तरह से पूरे अलग अलग राज्यों में जो पार्टी मजबूत है उसी को आगे रखा जाएगा। वहां पर कांग्रेस, और जहां पर कांग्रेस नहीं है, लोकल पार्टी है, वो सहायता करेगी कांग्रेस को। बिल्कुल बिल्कुल, जहां जहां जैसे भी लोगों को कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अजय नहीं है, वो जो है वो जिस प्रकार से बड़ी बड़ी 1,00,100 करोड़ रुपए की बात अभी वहां से की है, लाल किले से झूठी और बड़ी बड़ी बातें बोल के देश के लोगों को गुमराह करने में माहिर। ये इतना ही नहीं, लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से सीतारमण जी को एक काम सौंप दिया है देश की मिल्कतों बेचने का, यही नरेंद्र मोदी साहब बोलते थे मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, आज ये खुद बेच रहा है, पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को है एकदम भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं, इससे भाव बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी ला रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। ऐसी हालत में सीधी सादी बात ये है, आपका हमारा पूरे राज्यों का सबका है। और मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से मिनिस्टर मंत्री बड़े परेशान हैं, उनके मंत्रालयों को भी बेचा जा रहा है, मंत्रालयों को बेचा जा रहा है, संसद को बेचा जाएगा, राष्ट्रपति भवन बेच दिया जाएगा, ये देश बेच दिया जाएगा। अगर इसके हाथ में, नरेंद्र भाई के हाथ में अगर ये शासन रहा तो लंबी दाढ़ी करने से किसी की कोई असत्यता छुपती नहीं है, झूठ छुप नहीं जाता है। अपने असत्य को, झूठ को छुपाने के लिए आप कुछ भी पहना हुआ पहन लो। आए थे रावण साधु बनके, सीता का हरण कर गए, सीता जी धोखे में आ गई एक बार, बाद में पता चल गया वही साधु का जो है क्या हर्ष हुआ है, सारा देश और सारी दुनिया जानती है। साधु बन के आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की जरूरतें जब खड़ी होगी तो ये साधु को भी, रामायण काल की अगर बात करें हम तो लंबा सफर भी तय करना होगा, लड़ाई भी लड़नी होगी। एक बात बता दें, आपसे कहते हैं गोरों से, और अब फिर हम लड़ेंगे चोरों से। हम जो है वो गोरों से लड़ते लड़ते, चोरों से लड़ते लड़ते भी शहीद होंगे। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं है। अगर वो जो चाहे वो कर ले, फांसीवाद इस देश में आ जाए, लोकशाही के लिए अपनी जान कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस की पूरी तैयारी। जी शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? और खास करके जो कोरोना काल में लोग परेशान हुए, इसके बाद भाजपा को दिक्कत तो होगी, भले ही अभी कांग्रेस सारे विपक्षी दलों के साथ एकजुट हो रही है, लेकिन इससे अगर एकजुटता नहीं भी दिखाई देती तो अभी कोरोना काल का जो लोगों को अनुभव हुआ है वो कहीं ना कहीं
सत्ता पाने में दोबारा अड़ंगा तो रहेगा? जल्पा जी, कोरोना काल की कामगिरी जो अच्छी थी वो देखते ही ये सभी जो दल है वो एक हुए हैं और कांग्रेस कमजोर हुई है। जो व्यक्ति, जो संस्था, जो पार्टी, जो पक्ष कमजोर होता है वो दूसरे छोटे छोटे जो पार्टी है उसका हाथ थामने के लिए जाती है। पहले कांग्रेस कोई राज्य के जो पार्टी थी उसके सामने देखती भी नहीं थी और आज कांग्रेस को पता चल गया कि ये वैश्विक जो छवि बन गई है नरेंद्र भाई मोदी की। विदेशों में भी कनाडा ले लो, ब्राजील ले लो, इजराइल ले लो, जापान ले लो, कोई नहीं पूछता है, अमेरिका ले लो, सभी जगह पे। और जो अध्यक्षता हमारे यूएनओ की अध्यक्षता भी की तो उससे ही पता चलता है कि विदेश की धरती कोरोना पर भी काल की दूसरी अध्यक्षता लहर का भारी तो पड़ेगी मतों पर। हाँ, विदेश की धरती पर अध्यक्ष बनने का मौका पहली बार भारत को मिला है, वो भी नरेंद्र पहली बार नहीं मिला है, इसके पहले भी 1952 में था, 1900 पहले भी 3 बार हो चुका है। अरे भाई बीच में झूठ मत बोलिए, आपने ढंग से बात नहीं की, फिर भी मैं वो सब जी बीच में नहीं बोला। शैलेश जी, कोरोना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोरोना के बारे में, कोरोना कितना भारी पड़ जाएगा भाजपा पर? कोरोना की महामारी जिस तरह आई थी उसमें लोगों की मदद करनी थी, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन देना था, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना था। ये सरकार को ही करना पड़े ऐसा नहीं होता है। जो सेवाभावी संस्थाएं हैं वो काम कर रही थी। सेवाभावी संस्थाएं काम करेगी तो सरकार क्या करेगी? आके नहीं बोला कि ये हमने सेवा की। कांग्रेस आती थी सिर्फ कोरोना की कामगिरी का विरोध करने के लिए बाहर निकलती थी। ये अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सहायता की है। कोरोना की महामारी में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाहर निकला है और लोगों की सेवा की है, सिविल हॉस्पिटल में गया है। तो फिर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी जारी की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसके तहत जो कमिटी बनी थी उसने कहा है कि ये जो अक्टूबर आ रहा है उसमें संक्रमण पीक पर होगा, यानी तीसरी लहर की उन्होंने चेतावनी दी है। और ये भी कहा है कि तैयारी जो है वो पूरी नहीं हुई है, यानी बी अलर्ट। क्या कहना चाहोगे? चेतावनी जाहिर करनी पड़ी। वो बात आपकी है, मगर मैं ये भी क्या बात है? मेरी बात है, बात वो सही होगी, मैं ये नहीं बोलता मैं सही होगी, मगर ये भी आपको के मानना पैनल ने पड़ेगा दी कि है, WHO पीएमओ को चेतावनी गृह मंत्रालय ने दी है, मैंने चेतावनी नहीं दी है, गृह मंत्रालय ने पीएमओ को चेतावनी दी। पीएमओ किसी की सुनता नहीं। कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना की महामारी चल रही थी तब गुजरात समेत पूरे भारत को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बधाई दी थी और अच्छी कामगिरी है ऐसा भी कहा था। और जो काम करता है उससे थोड़ी कोई मिस्टेक भी होती है, भूल भी होती है, मगर जिसको काम करना ही नहीं है उससे कुछ भूल नहीं होती। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना की महामारी में आत्मनिर्भर भारत की तहत हमने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए। हमें पहले पता भी नहीं था कोरोना क्या है। पहली लहर में भी कोरोना को हरवाया, दूसरी लहर में भी कोरोना को हरवाया। और नहीं, ऐसा नहीं, आप चेतावनी को अगर ध्यान से सुने, अगर दूसरी लहर की चेतावनी भी हमें 3-4 महीने पहले मिल चुकी थी कि दूसरे देशों में ऐसा संक्रमण जो है वो बहुत गंभीर रूप से फैल रहा है, भारत को खतरा है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी। तब अगर हमने ध्यान दिया होता तो दूसरी लहर इतनी भारी न पड़ती। ने तैयारी कर ली थी, पहले से तैयारी की थी। अगर तैयारी की होती तो इतनी लाइनें ना लगती और ऑक्सीजन प्लांट बाद में नहीं पहले तैयार हो जाता, कई लोगों की जान बच जाती। शैलेश जी, कहना चाहता हूँ इंजेक्शन के बिना मर गए, ऑक्सीजन के बिना मर गए। कांग्रेस के, अरे यार बीच में मत बोलो यार, आपकी बारी थी तब कुछ बोल नहीं सके, अब हम बोल रहे हैं तो बीच में बोल रहे हो आप। जब आपको मौका मिलता है तो कुछ बोल नहीं सकते। जी शैलेश जी, कोरोना की तीसरी लहर क्या है तैयारी? हाँ, तीसरी लहर जैसे आ रही है, तीसरी लहर का सामना करने के लिए गुजरात भी तैयार है, दूसरे स्टेट भी तैयार है और नरेंद्र भाई मोदी भी तैयार है। उनकी गवर्नमेंट जो मोदी 2 गवर्नमेंट है वो भी तैयार है। जन आशीर्वाद इसलिए ही लिए है और जन आशीर्वाद से कोरोना नहीं आएगा। क्या बात है? SOP का पालन करके
जन आशीर्वाद में सभी लोगों को कहा है SOP के कि पालन की तीसरी बात लहर ना के करिए लिए शैलेश जी, तो अच्छा हमारी होगा। सरकार तैयार है और हमारे केंद्रीय आरोग्य मंत्री जो है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो है, हेल्थ जी, वो मिनिस्टर भी है, कोरोना को भूलकर आए हैं रैली में। कहा जी, है कि ये सरकार मोदी गवर्नमेंट 2 तीसरी लहर के लिए भी तैयार है। सभी तरह की तैयारी हो चुकी है और गुजरात ने तो दूसरी लहर में बिना लॉकडाउन कोरोना को हरवाया है। ये गुजरात की सबसे बड़ी वैसे लोगों ने ऐतिहासिक जान भी सिद्धि भी गंवाई मानी है, जाती लॉकडाउन से और सवाल हमारे नहीं 2 होता। लाख लोग मरे, 2 लाख। मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने बिना लॉकडाउन ये कोरोना को हरवाया है। जी ये नहीं, भी उन्हें उसकी ऊपर से हरी कमी का झंडी नहीं नतीजा है। मिली, इसीलिए श्रेय देना है तो अभी मैडम, भी 2 मोदी लाख जी लोग को ही मरे। दे दीजिए। नहीं नहीं, मोदी जी का ही नाम ले लीजिए। सभी तरह की हेल्थ की प्रिकॉशन भी रखी है और जी, सभी लोगों को शमशान के कैसे दृश्य मदद भूले नहीं हुई है और ऐसे इसीलिए बोल सभी रही हूँ, तरह इसीलिए से बोल रही हूँ कि मदद शायद होने विपक्ष के की लिए एकजुटता कोशिश भी की नहीं है होगी तो भी और हमारी कोरोना काल जवाबदारी काफी है, सरकार में बहुत हम हैं तंग तो करेगा। जवाबदारी है। जी प्रकाश मैडम, जी 2 आपकी लाख ओर लोग आना- मरे जी, गुजरात में। जी प्रकाश जी गुजरात आपकी में ओर 2 आना लाख लोग मरे चाहूंगी, क्या कोरोना में। कहना चाहेंगे? यहाँ पर चेतावनी भी जारी कर दी गई है, क्या लगता है? अभी विपक्ष की एकजुटता की हम बात कर रहे हैं, हम दूसरे मुद्दों की, महंगाई की बात कर रहे हैं, हम अर्थतंत्र डामाडोल है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी लहर के बाद जो लोगों को अब समझ में आ गया है कि कितना जरूरी होता है कि जो सरकार है वो सुघड़ हो, उनका जो निर्णय है, उनका जो मैनेजमेंट हो वो प्रॉपर हो। अगर नहीं होता है तो जनता को ही भुगतना पड़ता है। और ये सब फेस करने के बाद अब तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी कर दी गई और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अलर्ट रहिए और तैयारी पूरी कीजिए, क्योंकि तीसरी लहर से लड़ने के लिए अभी की परिस्थिति में तो हम सक्षम नहीं है। जी प्रकाश जी। हमारे देश के शासनकर्ताओं की ये कम नसीबी है कि वो जब बहुत मृत्यु आंक बढ़ जाता है तब जगते हैं। तो जैसे पहले मोदी जी ने कहा था जान है तो जान है, मानव जीवन का मूल्य है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। आज कल सिडनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मानव जीवन का उन्होंने लॉकडाउन सितंबर तक डिक्लेयर कर दिया। तो मोदी जी ने कहा था जान है तो जान है। जब इतने लोग दूसरी लहर में मर गए उसके बाद सरकार जगी और उसमें भी जो है ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है, CR पाटिल जी ने मंगाए, वो हाई कोर्ट में सब जुडिशियल मैटर है। तो ये सब भी जो डॉक्टरों का, हॉस्पिटलों का जो भी आर्थिक लाभ मिला, जो पीड़ित लोग थे उनका आर्थिक शोषण हुआ, उसमें सरकार ने कितने डॉक्टरों के सामने एक्शन लिया, कितनी हॉस्पिटलों के सामने एक्शन लिया, ये सब मारे गए जो लोग। तो इसमें क्या है कि थोड़ा भी शुरुआत हो, जैसे अभी चेतावनी है तो वो वोट बैंक को ध्यान में रखा, आर्थिक नीति को भी ध्यान में रखा है उन्होंने, लेकिन वो आर्थिक नीति से पहले जान होगी तो आदमी कमा पाएगा, ऐसा ही मोदी जी का कहना था। तो इतने जने जो मर गए उससे पहले उनको लॉकडाउन करना चाहिए था, ये बहुत निश्चित है, क्योंकि उन्होंने ही प्रधान ने दिया है कि मानव जीवन का मूल्य सबसे अधिक है। तो उसके अंदर जो मानव जीवन का मूल्य को हम भूल जाएंगे तो उसमें फिर ये तीसरी लहर में भी अभी से अलर्ट होना चाहिए कि हमको जान है या पहले क्या करने का है उसका निर्णय लेना पड़े। और दूसरी चीज पहले मैं बेचो। बताऊँ कि प्रादेशिक पार्टियां हैं जो, वो कहीं भी आजादी के बाद कोई भी सफलता पूरे राष्ट्र में नहीं मिल पाई है। कोई भी प्रादेशिक पार्टी का शासन राष्ट्र लेवल पे नहीं रहा है। तो रीजनल पार्टियां है, जैसे पश्चिम बंगाल में DMK या ये उत्तर प्रदेश में अभी बहुजन समाज पार्टी है, तो इनकी मर्यादा उत्तर प्रदेश तक सीमित है, या DMK की या उनके प्रदेश तक सीमित है। गुजरात में पहले ऐसा शासन हुआ लेकिन वो चलता नहीं है। राष्ट्रीय लेवल की 2 ही पार्टियां आज की तारीख में जी जिसके उम्मीदवार सभी देश में खड़े रहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी। जी इसके अलावा तीसरी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन जो इन्होंने संगठन इकट्ठा किया है वो विविधता में एकता जैसा है कि सबकी विचारधारा अलग है और एक रूट पे सबको चलाना है। ये कठिन काम है, लेकिन सफलता मिलती है तो प्रजा के हित में वो काम करेंगे, ऐसा प्रजा मानती है कि विरोध पक्ष एक हुए हैं तो प्रजा के हित में हुए और उनको वोट देना चाहिए, ऐसा प्रजा मानेगी, ऐसा अभी अभिप्राय है मेरा। लेकिन इसके बाद क्या परिस्थिति का निर्माण होता है वो तो वक्त बताएगा कि एजेंडा आपका, विरोध पक्ष का भूमिका का एजेंडा कैसा रहता है, उसमें रणनीति क्या रहती है, उसमें घोषणाएं क्या होती है, उस पर प्रजा निर्भर करती है। जी बिल्कुल।
योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जो 19 दल इकट्ठा हुए हैं उसमें जैसे कि हमारी बात हुई कि ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो स्थानिक लेवल पर है, यानी कि स्टेट लेवल की हम बात कर ले, हर एक स्टेट की बात करें तो वहां पर जातिगत समीकरण अलग है, वहां पर प्रांत की कुछ समस्या है वो अलग है। यानी ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार या फिर भाजपा सरकार के सामने सारे एकजुट होकर लड़े, उससे पहले ही अंदर अंदर प्रांतवाद या जातिगत कुछ हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है राजनीति में कि कहीं ना कहीं जब भी कोई पार्टी बैठती भी है गठबंधन में या फिर शामिल भी होती है, इकट्ठा भी होती है, तो सब अपनी ही बात करते हैं, नहीं कि उनका ओवरऑल गोल क्या है या फिर क्या उनका मतलब समांतर मुद्दा है। आपने जो बात कही उसका मैं यूपी का उदाहरण लेता हूं। अभी यूपी में भाजपा और नीतीश कुमार की दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, चलो अच्छा हुआ। लेकिन अभी आप अखबार पढ़े तो हर रोज कोई न कोई बात आती है, नीतीश कुमार नाराज है, मोदी उनसे मिलने का टाइम नहीं देते। अभी नीतीश कुमार ने जो अपना कार्ड खेला है कि जाति आधारित वस्ती गिनती हो, ये जो छोटी छोटी बातें दोनों पार्टियां, ये तो सिर्फ दो पार्टियां है, तो दो पार्टियां में इतना मतभेद है तो 19 पार्टियों का क्या होगा? सबका कुछ ना कुछ एजेंडा होगा। ये सब मिलने के बाद भी मुझे लगता नहीं है कि ये लोग कुछ कर सकेंगे। अच्छा, आपने एक कोरोना के थर्ड वेव की बात की, तो हमारे एक भाई ने बताया कि सेकंड वेव जब आया तो हमने कोरोना को हराया। ये हराया शब्द मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 8,000 से ज्यादा हमारे डॉक्टर उसमें गए, 8,000 से ज्यादा। कितनी मरी पूरे देश में वो आप देखिए। पब्लिक की बात, मैं तो मेरी बात करता हूं, मेरे 5 स्वजन इसमें हमने गंवाए, तो हमने कोरोना को क्या हराया मुझे समझ में नहीं आता। और कोरोना के कारण प्रजा इतनी हैरान हो गई है, आज भी उनकी मुश्किलियां है, बेरोजगारी है। और आज अखबार में मैंने पढ़ा कि कुछ व्यापारी लोगों वो अपना धंधा छोड़ के कुछ लारी चलाने का धंधा कर रहे हैं, लारी चला तरकारी का धंधा कर रहा है। तो ये कोरोना की असर आज तक है। अच्छा, कई लोग उसमें रोजगारी अपनी गई। अभी एजुकेशन की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, उसमें आपने ये 1.5 साल में क्या किया, पूरे देश में भी देखो, गुजरात में भी देखो। और हमारे बच्चे को अमेरिका या तो ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेने का प्रॉब्लम हो गया, हमने एजुकेशन का क्या किया? तो ये हम लोग हाँ अपनी पीठ थपथपाए कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया, तो अच्छी बात है, आप खुश रहो, भगवान आपको मदद करे। लेकिन जो अशोक भाई ने भी कुछ और सवाल उठाए कि अभी जो चल रही है सरकार, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन अभी देश बिकने में बाकी क्या रहा? आप LIC बेच रहे हो, BSNL का सत्यानाश हो गया, और कई इतने बड़े संस्थान हैं हमारे, एयरपोर्ट, रेलवे के। अशोक भी आप बात करो तो मैं हर रोज न्यूज़पेपर में कोई ऐड देखता हूं, स्पेशल ट्रेन चलेगी। अरे अभी स्पेशल की क्या बात है? आप पब्लिक के लिए वो रेगुलर ट्रेन थी वो तो चालू करो। आप अभी समझते हो कि अभी कोरोना का कुछ कम हो गया है तो रेगुलर ट्रेन तो चालू करो, लेकिन नहीं, प्रजा को कैसे भी पैसा निकालने का, और स्पेशल ट्रेन रिजर्वेशन के बिना नहीं चलेगी तो बाकी के कॉमन लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, तो ये रेलवे, ये पब्लिक को लूटने की बात हो रही है। तो ये इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। और मुझे लगता है कि रेलवे के बारे में तो कांग्रेस को आवाज उठानी चाहिए कि अभी ये स्पेशल ट्रेन सब बंद कर दो, रेगुलर ट्रेन चालू कर दो। हमारे यहाँ यूपी के लोग आते हैं काम करने के लिए, उनके लिए अगर रिजर्वेशन के बिना कोई ट्रेन ही नहीं चलेगी तो वो कैसे आएंगे? तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो अशोक भाई ने भी बताया, हमारे कापड़िया साहब ने भी बताया, और मैं भी उनका समर्थन करता हूं कि प्रजा त्रस्त है आज के शासन से। लेकिन ये गठबंधन होने से उसमें कोई फायदा होगा या नहीं होगा, वो एक सोचने वाली बात है। तो सब पार्टियां मिलकर राष्ट्रहित की बात करें। ये जो गलतियां अभी भाजपा के शासन में हुई है उसको सुधारने में वो
वो क्या करेंगे उसका कोई एजेंडा बताए। हाँ, ये भाजपा ने गलत किया वो सही है, लेकिन उसके बदले आप क्या करेंगे वो तो प्रजा को बताना पड़ेगा। बाकी इसको हटाओ वाली बात नहीं है बराबर, हम इससे अच्छा करेंगे। जैसे 2014 में हमारे, मैं आज वो जादूगर शब्द नहीं बोलूंगा, सपनों का सौदागर बोलूंगा। वो सपनों का सौदागर ने ऐसी बातें बताई कि सपने कितने दिखाए और क्या क्या मैं करूंगा क्या क्या नहीं करूंगा, ऐसी तो कोई बातें बताइए, करे ना करे वो तो ठीक है, वो कोई सॉलिड बात बताई। अच्छे दिन आएंगे, वो तो आ गए, हमने कोरोना में देख लिए, बहुत अच्छे दिन आ गए, कई लोगों का स्वर्गवास हो गया। लेकिन मैं अशोक भाई से और बाकी की पार्टियों को बोलता हूं कि कुछ न कुछ सॉलिड बातें बताइए कि हम ये करेंगे और करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, अशोक जी आपकी और आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से योगेश जी बात कर रहे हैं, सवाल तो उठा लेंगे, महंगाई का सवाल उठा लेंगे हम, अर्थतंत्र की जो डामाडोल परिस्थिति है, सवाल हम कोरोना काल के में जो लोगों को दिक्कतें पड़ी उसके भी उठा लेंगे, लेकिन साथ में ही जवाब भी तैयार रखना होगा। क्योंकि अगर जैसे कि सब एकजुट होकर भी जाते हैं, चर्चा करते हैं, तो लोग अब यही पूछने वाले हैं कि आप अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या है इसकी स्ट्रेटेजी, क्या है इसकी ब्लूप्रिंट। अगर आप अर्थतंत्र जीडीपी को मतलब ऊपर ले जाना चाहते हैं, क्या है आपके पास योजना। क्योंकि लोग शायद बहुत हुई महंगाई की बार ये मतलब सुन के मत दे चुके हैं और फिर कुछ नहीं हुआ। यानी आप सवाल तो खड़े करेंगे ही, जनता के ही सवाल है, लेकिन साथ में जवाब भी इस बार तैयार रखना पड़ेगा। देखिए मैडम, ऐसा है कि 214 के पहले यूपीए की सरकार थी, वो भी गठबंधन की सरकार थी, और आज जो है एनडीए की सरकार है वो भी गठबंधन की सरकार है। तो 2014 से पहले जो परिस्थिति थी हमारे देश में, मैं ज्यादा बात नहीं करता, डीजल पेट्रोल और गैस का भाव आप देख लीजिए, मोदी शासन के 7 साल में ही 2 गुना हो गया है। यानी 400 में बिकने वाली गैस है वो 800 की हो गई, पेट्रोल जो था वो डबल हो गया, डीजल डबल हो गया। तो यूपीए की सरकार जो थी वो 45, 50, 60 साल के बाद में जितना भाव लेके आई, वो 7 साल में एनडीए की सरकार ने, मोदी की सरकार ने 7 साल में इसको दुगना कर दिया। तो यूपीए गवर्नमेंट के पास में, जबकि आज तो इसका बहुमत है, अकेला बीजेपी का बहुमत है, इसके पहले भी अकेला बीजेपी का बहुमत था। और यूपीए की जब सरकार थी 2004 में, तो भी बहुमत कांग्रेस का नहीं था, 2014 में थी तो भी बहुमत कांग्रेस का नहीं था, मिली जुली सरकार थी, तमाम राजनीतिक दल शामिल थे। और इतना ही नहीं मैडम, मैं भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि गठबंधन की सरकारों का युग आज से शुरू नहीं हुआ। अभी जो तमाम विरोधी पक्ष एकजुटता बता रहे हैं, ये कोई शंका का विषय नहीं है। सबसे पहले गठबंधन की सरकारें बनी थी 1968 में, 1968 के अंदर संयुक्त विधायक दल बना था। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी कहीं कोने में नजर नहीं आ रही थी, वो टाइम पे जनसंघ थी, और जनसंघ जो था वो दीपक था जिसका निशान, वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ दोनों ने मिलकर संयुक्त विधायक सरकारें बनाई थी 1968 में, कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को पराजित करने के लिए। 1968 में ये तमाम राजनीतिक दल एक हुए थे। उसके बाद में इमरजेंसी का दौर आया, इमरजेंसी के दौर के अंदर कांग्रेस को पराजित करने के लिए ये जनसंघ वाले, मैं बता रहा हूं किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, तो लोग जब अध्ययन करेंगे तब उनको पता चलता है कि असली चेहरा क्या है। पहले कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 1968 में सरकार बनाई, बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा के साथ में सरकार बनाई, और 1975 के अंदर जब ये जनसंघ खुद अपना दीपक बुझा दिया, अपना नाम बदल दिया और जनता पार्टी का नाम हासिल करके जनता पार्टी में घुस गए। और फिर जब डबल मेंबरशिप के नाम पे, डुअल मेंबरशिप थी, एक तरफ आरएसएस के भी आप मेंबर हो, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो, तो समाजवादी पार्टी ने वो सवाल उठाया था, राजनारायण जी ने, मधुलिमाई ने, ये सब ने सवाल उठाया था, और इसी मुद्दे पर जनता पार्टी टूटी। और फिर बाद में यही जनसंघ वाले जो पहले जनसंघ में थे फिर जनता पार्टी में चले गए, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी बना ली, और जो है वो कमल का फूल हासिल कर लिया। वो वहां पे भी एनडीए की सरकार थी। ये तो 2 साल से नरेंद्र मोदी जी आए तब से 2 बार से बहुमत की सरकार है, ये हम कबूल करते हैं, लोगों ने विश्वास रखा है, भरोसा रखा है इनके ऊपर। लेकिन जिस तरह से भरोसा टूट रहा है, आज उसके खिलाफ में सभी एक हो रहे हैं, सभी राजनीतिक दल जो है एकजुटता बता रहे हैं, और वो एकजुटता पहले नहीं बताई गई, इसके पहले भी एकजुटता लोगों ने बताई है। मुझे पूरा विश्वास है कि महंगाई के सवाल के ऊपर ये कांग्रेस और तमाम दूसरे राजनीतिक दल है एक विकल्प उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जिस तरह से बैंकों को तोड़ा जा रहा है, बैंकों के एकीकरण के नाम से बैंकों की भूमिका खत्म की जा रही है, सारे का सारा अर्थतंत्र
अदानी और अंबानी को सौंपा जा रहा है। और जिस तरह से किसानों का भी जो ताकत है वो भी अदानी अंबानी को सौंपी जा रही है। जिस तरह से कापड़िया साहब बोल रहे थे कि पूंजीवादी अर्थतंत्र, पूंजीवादी समाजतंत्र, पूंजीवादी राजतंत्र, आज पैसे और दौलत की ताकत को इतना बढ़ा दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना, जनता की आवाज, जनता की आवश्यकताएं कोने में फेंक दी जा रही है। और इस समय सिर्फ एक और दो आदमी का राज नहीं, आज 4 आदमी का राज हिंदुस्तान पे चल रहा है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अदानी और अंबानी, 2 पूंजीपति और 2 राजद्वारी, ये 4 लोग मिलकर ये जो चीज चौकड़ी बोलते हैं, आज पूरे देश को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। उसका मुकाबला करना सबके लिए पावन कर्तव्य है। और मैं आपको दावे से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो मोदी शासन से बिल्कुल खुश नहीं है। समय आएगा वो भी बाहर निकलेंगे और वो भी मोदी के तानाशाही के खिलाफ, उसकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ में। मैं आखिर के अंदर एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा कि मोदी साहब को तो 303 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन राजीव गांधी जी को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी 1985 में। और बोफोर्स के सवाल के ऊपर, बोफोर्स में भ्रष्टाचार हुआ, बोफोर्स में भ्रष्टाचार हुआ, क्या नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी वालों ने, जमीन आसमान एक कर दिया था, पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी। और वो टाइम पे बहुमत होने के बावजूद भी, 400 सीटें होने के बावजूद भी राजीव गांधी ने अपने खिलाफ में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की रिपोर्ट दी थी। और आज 303 सभ्य है, लेकिन इतनी तानाशाही चल रही है मोदी साहब की, इतनी डिक्टेटरशिप चल रही है, साहब मुख्तारशाही चल रही है। ऐसे तानाशाह न तो लीबिया में था, ऐसा तानाशाह न तो इराक में था, और न कहीं पर भी है। जिस तरह से बहुमती के जोर पर लघुमती को दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज तमाम राजनीतिक दल एक हो रहे हैं और जनता भी एक हो रही है। जी शैलेश जी, आपकी और आना चाहूंगी। यहाँ पर तो विपक्ष की एकजुटता हमें सुनाई दे रही है, हमें देखने को मिल रही है। आगे भाजपा क्या करेगा? अगर सारी पार्टी एकजुट हो जाती है, क्या भाजपा अकेली रह जाएगी, या भाजपा भी, जैसे सपा है, बसपा है, आप है, जिसने अभी तक विपक्ष की एकजुटता में वहां पर दामन नहीं थामा, क्या उनको आपकी ओर लाने का प्रयास किया जाएगा या फिर अकेले ही लड़ा जाएगा? पहले तो जल्पा जी मैं ये कह दूं कि ये जो एकजुट हुए हैं ना, उसमें एनडीए का कोई भी पक्ष जो है, एनडीए में शामिल पार्टी एक भी नहीं गई है, ये एक बात। और जो लोग एक हुए हैं वो किसके सामने एक हुए हैं? नरेंद्र मोदी की ताकत के सामने एक हुए हैं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से डर के एक हुए हैं, ये भी कहना चाहिए। और राष्ट्रीय हित की बात योगेश जी कर रहे थे, मुझे तभी बोलना था, मगर ये कांग्रेस की तरह मैं बीच में नहीं बोलता। राष्ट्र हित 370 हटाई, वो राष्ट्रहित नहीं है। 370 हटाई, वो राष्ट्रहित नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक वो राष्ट्रहित नहीं है, एयर स्ट्राइक वो राष्ट्रहित नहीं है, 2024 का मुद्दा भी यही वो राष्ट्रहित नहीं है। राम मंदिर बनाया तो वो राष्ट्रहित नहीं है, ये राष्ट्रहित के ही काम करते हैं। जनधन अकाउंट से सभी के अकाउंट खुलवाए गए और किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार डालते हैं। और जो कोरोना काल में भी हमने सभी के अकाउंट में 1000-1000 रुपया डाला, वो राष्ट्रहित नहीं है, ये राष्ट्रहित के ही सब बात है। 1989 में ये भाई अशोक भाई बोल रहे थे कि पेट्रोल के दाम ऐसे वैसे। 1989 में पेट्रोल का भाव 8 रुपीस और 50 पैसा था, बढ़ के बढ़ते जब नरेंद्र भाई मोदी के पास 2014 में शासन आया, तब पेट्रोल के दाम 65 रुपीस थे और आज बढ़ते मानो कि 100 रुपये के नजदीक पहुंच गए। ये पेट्रोल के दाम है, वो इंटरनेशनल जो पर तो पेट्रोल की जो बढ़ता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वो तो कम हुआ है। हाँ नहीं, कम, जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो ज्यादा हुआ है। इसीलिए वो मैं ये भी कह दूं कि गुजरात में सभी राज्यों के मुकाबले, सभी राज्यों के कंपैरिजन में, और राजस्थान के कंपैरिजन में गुजरात की बात कर रही हो तो आप चर्चा के चक्रवात में आइए। यहाँ पर हम नेशनल मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। शैलेश जी, आप बताइए ना, नेशनल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? पेट्रोल डीजल पर ही पेट्रोल डीजल पर ही आते हैं, क्या कर सकते हैं हम? जी शैलेश जी, क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल डीजल की बात अशोक जी ने छेड़ी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम थे। कब कम थे? कांग्रेस में कब कम थे? कांग्रेस में भी। अरे 2014 में क्या भाव था? इसीलिए तो हम आंदोलन 2014 में क्या था? बीच में मत बोलो यार। शैलेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, और इसी पर आपको मत मिले थे, यानी आपको ही कम करने हैं, आपको ही कम करने हैं।
महंगाई की मार आपको ही दूर करनी है शैलेश जी। मोदी टू सब कुछ गवर्नमेंट जो मुमकिन है, मोदी टू गवर्नमेंट जो है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कैसे कम हो, इसी बात पे ही ध्यान केंद्रित करती है। और ये जो एकजुट होने वाली बात है, आप सभी लोग समझिए, विपक्ष एकजुट हो रहा है नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष एकजुट हो रहा है, उनके पास मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, अर्थतंत्र जो डामाडोल है, निजीकरण है, आप उन मुद्दों को ही खत्म कर दीजिए, सॉल्यूशन ले आइए। ये तो सब सर्वश्रेष्ठ विकल्प है आपके पास। जो मुद्दे के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है, वो कुछ मुद्दा है ही नहीं। वो मुद्दे से कोई लोग भड़केंगे भी नहीं। और एकजुट कब होते हैं? एक व्यक्ति के सामने 19 पार्टियां एकजुट हुई है, वो कब हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि अब जो शासन चल रहा है वो एक कांग्रेस से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र भाई मोदी का जिस तरह शासन चल रहा है, देश को सुरक्षा मिली है, देश को भरोसा मिला है, देश का विकास हुआ है, देश को विश्वास हुआ है, सबका साथ और सबका विश्वास ये लोग मान गए हैं। जेंडर इंडिया मिला है, स्टार्टअप इंडिया मिला है, उनसे रोजगारी भी मिली है। इन सभी पहलू को देखते हुए सुरक्षा भी मिली है, आतंकवादी को खत्म भी किया है, जो चबरबंदी है, गुंडा है, उसको भी खत्म किया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार वापिस आएगी और आएगी। 2022 में गुजरात की सरकार हो या 2024 में नरेंद्र भाई मोदी की केंद्रीय गवर्नमेंट हो, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो 43 मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने गवर्नमेंट में बनाया है मोदी जी ने, उनमें ओबीसी भी लिए गए हैं, उनमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, जी बिल्कुल। 12 महिलाओं को प्रतिनिधित्व सही बात दिया है, विपक्ष एकजुट हो जाए, लेकिन जातिगत समीकरण में किसी की ताकत है कि भाजपा को मात दे पाए। सही बात है, सही बात है। आपकी अनुसूचित जाति को भी प्रतिनिधित्व मिला है, सभी को प्रतिनिधित्व देने वाली ये सरकार है। समझ सकते हैं, जाति ज्ञाति समझ सकते हैं, सभी को, सभी राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया है। सही बात है, कैसे कोई चाणक्य नीति को हरा जाए। सबका विकास हर जगह ममता बनर्जी तो नहीं होती। योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मुद्दे लगता है फिर से राम मंदिर 2024 में दिखाई देगा, फिर से हमें आर्टिकल 370 दिखाई देगा, बात महंगाई पर नहीं होगी, अब कम करने पर नहीं होगी। और जब विपक्ष एकजुट हो रही है तब भी सत्ता पक्ष ये और ध्यान नहीं दे रही कि क्यों ना इन मुद्दों को खत्म किया जाए, क्यों ना जनता की समस्या का सॉल्यूशन लाया जाए। जी योगेश जी, क्या कहना राम मंदिर बना। शैलेश भाई की बातें सुनकर मुझे खुशी हुई कि इनकी पॉलिसी जो पहले थी वही की वही रहेगी। 370 अच्छा काम किया, पूरे देश ने उसको सम्मान दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हमने भी उसको सम्मान दिया। लेकिन ये 2-4 बातें जो है अच्छी है, लेकिन पब्लिक का क्या, बेरोजगारी का क्या, आप देश की संपत्ति बेच रहे हो उसका क्या, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब भी इलेक्शन आएगा तभी यही बात होगी। अभी तो कुछ बाकी है, अफगान की बात आएगी, उससे भी वोट लेना है, डर दिखाया जाएगा जी। तालिबान आ जाएंगे। आप इनको, राहुल गांधी को सपोर्ट करोगे तो तालिबान आ जाएंगे। ये सब बातें देश का विभाजन करना। और शैलेश भाई ने बहुत अच्छा बताया कि हम जातिवाद के लिए तो हम लोग मर पिटेंगे। ओबीसी को 75 इयर्स होने के बाद भी अभी हमको SC ST OBC ही करना है। कोई भारत का नागरिक नहीं होता है, ये ज्ञाति का है, ये ज्ञाति का है। ये भाजपा चालू रखेगी। हाँ, कांग्रेस ने भी यही किया था। वर्गीकरण की बात कर रहे हैं जी। 75 इयर्स हो गए साहब, आप ओबीसी को कोई ऊपर नहीं ला सके, अभी ओबीसी को ऊपर लाने की बात कर रहे हैं। और अभी जो पार्लियामेंट में आपने जो पास किया उसमें क्या था कि पहले स्टेट का वो विषय था, फिर उसको उठा के सेंट्रल का कर दिया, सेंट्रल में से फिर स्टेट में कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई चौकस पॉलिसी नहीं है। तो ये जातिगत समीकरण की बात आप करते रहो और सबका उसको अलग करते रहो और अपना वोट लेते रहो। यह पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी कायम रखेगी। कांग्रेस ने भी यही किया था और भारतीय जनता पार्टी भी यही करेगी। तो मुझे चिंता है कि अभी राष्ट्रवाद सिर्फ अभी ये जो देश का है 2 भाग हो गया। जो भाजपा में वो सब राष्ट्रवादी, बाकी के सब राष्ट्रद्रोही।
अरे कितने लोग, अभी कोर्ट को भी बोलना पड़ता है कि भाई आप राष्ट्रद्रोही किसको बोलते हो, जिसको पकड़ो उसको पासा में करो, इसको राष्ट्रद्रोह में करो। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है। तो मुझे लगता है इसका चिंतन करने का समय हो गया। पार्टी ने इसी को आपको राष्ट्रद्रोही बता दें कि फिटकार मिली थी और बोला था कि काफी चेंजेस भी करने होंगे जो राजद्रोह की कलम है उसमें। शैलेश जी, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रद्रोह के कितने राष्ट्रद्रोही नहीं बोला है, किसी को राष्ट्रद्रोही नहीं बोला है। ठीक नहीं, है, सिर्फ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी- शैलेश जी आप अपना बचाव करते नहीं रहिए। बोलते। जी प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन है, भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन है, राष्ट्र को अंधकार के युग में ले जाए, देश का प्रकाश खत्म कर रही है। और ये आज ऐसी हालत है भारतीय जनता पार्टी की, इसको पता नहीं चलता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, आज एक के बाद एक चीजें बेच रही है, महंगाई बढ़ा रही है, आज देश खतरे में है चारों तरफ। हमारा कोई भी पड़ोसी हमारे साथ नहीं है। जी प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, समय का थोड़ा अभाव है। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर विपक्ष की एकजुटता दिखाई दे रही है, लेकिन भी लोगों के जहन में अरे ये मोदी साहब ने कितने लोगों को लिया था? प्रधानमंत्री के पद पर कौन सा चेहरा नजर आएगा? यहाँ पर मोदी वर्सेस ऑल है, लेकिन वो ऑल में से भी एक छवि, मतलब किसी को तो खड़ा करना होगा। जैसे हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही वहां तक नहीं पहुंचे। प्रचार भी होता है, प्रसार भी होता है, कुछ करके भी दिखाना होता है, लोगों को में विश्वास भी जगाना होता है। क्या लगता है कि अभी 2024 की बात करें तो काफी कम समय बचा है, अगर हम बात करें कि अगर किसी को मोदी के सामने खड़ा होना है? इसमें आजादी के बाद जो अंग्रेज लोग हमको भाजपा सरकार नहीं, मोदी सरकार बोला जाता है, यानी व्यक्ति आ ही जाता है। जी जी प्रकाश जी, इसमें ऐसा है कि मोदी सरकार, भाजपा है, राष्ट्र है, ये सब बोला जाता है। इंदिरा जी इंडिया, इंडिया जी इंदिरा भी बोला गया था। तो हमको अंग्रेज लोग जो है वारसे में ऐसा देखे गए, डिवाइड एंड रूल। जो हमको वारसागत मिला वो राजकीय पक्ष, प्रजा के हित को अंग्रेज भी भूल गए थे। हमारे देश गुलामी की स्थिति में था और आज भी अभी गुलामी की स्थिति में आ गया है। उसको पहले कहा जाता था आजादी के पहले की गुलामी थी, अब कहा जाएगा, व्याख्या बदल के आजादी के बाद की गुलामी का प्रजा सामना कर रही है। और ये आजादी के बाद की गुलामी है, ये विभाजनवादी है। अपना देश आजाद हुआ तब राज्य कितने थे और अभी राज्य देख लो कितने बढ़ गए। तो विभाजन की जो राजनीति है वो लंबी नहीं चलेगी। लेकिन प्रजा जो है अभी, प्रजा को टेम्पररी बेनिफिट है उस तरफ जाती है। थोड़ा कुछ जो प्रजा की मानसिकता है वो भी समझती है, हमारे पास टाइम नहीं है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो कोई आंदोलन पहले जैसे होते नहीं है। जैसे पहले आंदोलन होते थे तो प्रजा में एक वो जागरूकता थी। अभी हर एक अपने आर्थिक स्थिति से बाहर नहीं आता है और गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है प्रजा। तो उसके पास कोई विकल्प पहले ही किसी नहीं को देशद्रोही नहीं बोलते थे, किसी को देशद्रोही नहीं बोलते थे आंदोलन करने वाले को। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो साइबर क्राइम की कलम 66 है 2015 में रद्द कर दी है। उसके बाद 1000 केस लोगों पे हुए। सुप्रीम कोर्ट का ऑथेंटिक स्टेटमेंट है। तो यह जो देखा जा रहा है तो यह एक गुलामी की परिस्थिति की, ठीक है, राजकीय पार्टी कौन सत्ता पे आवे नहीं आवे, लेकिन प्रजा की हालत है उसमें कोई सुधार आजादी के बाद नजर नहीं आया है। न इतनी विकास की बातें कांग्रेस ने भी करी, बीजेपी ने भी करी, लेकिन विकास की बात है नहीं गुलामी। विकास जैसा पेट्रोल डीजल का भाव है, वो क्रूड ऑयल का भाव कम हुआ तो मनमोहन सिंह के शासन में कभी क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता था तब पेट्रोल के भाव बढ़ते थे। अभी उल्टी परिस्थिति है कि क्रूड ऑयल का घटता और पेट्रोल के बढ़ रहे हैं। तो विपरीत दिशा की परिस्थिति है और ये विपरीत अंधकार युग आ गया। जी, ये विपरीत परिस्थिति का तो फॉर्मूला ही बदल गया। जी प्रजा की मजबूरी है कि उसके साथ जीना पड़ेगा, महंगाई के साथ जीना पड़ेगा। जो भी शिक्षा नहीं होगी वंचित, अच्छे दिन आ गए ना, अच्छे दिन। मजबूरी है प्रजा की और उसके पास कोई अच्छा विकल्प विपक्ष का मिले तो आप नेतृत्व को बदलने में देर नहीं करती है। भी प्रजा है, गुजरात में भी कई बार नेतृत्व, ये ओबीसी के बारे में आंदोलन हुए, जो भी हुआ तो नेतृत्व बदला भी गया था। तो ये जो हमारे देश की जो प्रजा है
वो ये समझ रही है, जैसे अशोक भाई ने बताया कि भाई आजादी के बाद की गुलामी है, उसमें से निकलना चाहती है। उसके लिए उसको कांग्रेस या विपक्ष को या जो भी संगठन इकट्ठे हुए उनको कुछ कॉन्क्रीट बताना पड़ेगा जी कि हम ये प्रजा के लिए करेंगे, तो ही प्रजा जी परिवर्तन लाएगी। अन्यथा जी वो ब्लूप्रिंट तो चलता है दिखानी वही होगी, रफ्तार आगे क्या। चलती है, जी वो दिखाना ही पड़ेगा। यानी मोदी शासन में गुलामी बढ़ रही है, आप कबूल कर रहे हैं हाँ, कि गुलामी जो बढ़ रही है, मोदी शासन ने सबको गुलाम बना के रखा है। जलपा जी, ये कांग्रेस आजादी के बाद की सभी गुलामी, पार्टियों के घर जाके आजादी के भीख मांग रही है ना, सभी को साथ में लेने के आजादी लिए। की बात नहीं, अभी वही जिस तरह से एक्टिविटी लोकशाही है। मूल्य खत्म हो रहे हैं, अभी लोकशाही मूल्य लोकशाही खत्म हो रहे हैं, लोग बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। के जो भी दामन है थामना पड़ते जनता हैं। के जो सवाल है उसका जो सॉल्यूशन है वो निकलना चाहिए। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज का हमारा मुद्दा ये था कि जब विपक्ष एकजुट हुआ है मोदी शासन के खिलाफ, सोनिया गांधी ने ही अपील की थी सारे दलों से एकजुट होने की। उन्होंने ये भी कहा था कि 2024 की तैयारी में जुट जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 2024 से पहले जहां पर भी स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं वहां पर क्या लोग कैसे उस एकजुटता पर विश्वास करेगी। अगर किसी स्टेट में इलेक्शन है, अगर वहीं पर मतभेद दिखाई दिए या वहां पर भी एकजुटता नहीं दिखाई दी, तो क्या लोग भरोसा कर पाएंगे। सामने भाजपा की लिए भी अगर हम चर्चा करें तो भाजपा क्या करेगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं जो मोदी लहर थी वो शांत पड़ती हुई नजर तो आई है। अब आगे क्या होगा। अगर विपक्ष सही में एकजुट हो गया, अगर उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी भी बना ली और सब चल भी पड़े, तो आगे क्या। सत्ता पक्ष के लिए तो बेहतर अभी यही दिख रहा है कि मुद्दे क्या है, लोगों की समस्या क्या है, उसको दूर करने की बात करो। क्योंकि लोग काफी समझदार हो चुके हैं, उन्हें महंगाई क्या असर करती है वो कोरोना काल के बाद बखूबी तरीके से समझ में आ गया। बेरोजगारी हो तो क्या होता है वो भी उन्हें समझ में आ गया है। और तंत्र डामाडोल हो तो क्या परिस्थिति का निर्माण होता है ये भी सब बखूबी जान चुके हैं। अब देखना यही होगा कि अभी तो मोदी बनाम ऑल पार्टी नजर आ रही है, लेकिन आगे क्या और 2024 तक इसका चित्र वही रहता है या कितने परिवर्तन आते हैं ये वक्त बताएगा। तो दंगल देशका में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।